दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट फर्स्ट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ई मोबिलाइजेशन मेथड। तो ई मोबिलाइजेशन की डिफिनीशन पढ़ने से पहले आइए समझते हैं कि ई मोबिलाइजेशन होता क्या है। तो जैसा कि एंजाइम के बारे में हम सभी ने सुन रखा है, जिसे हम बायो कैटलिस्ट यानी कि जैव उत्प्रेरक कहते हैं। और ये एंजाइम जो होते हैं ये कैटलिस्ट की भांति किसी भी सबस्ट्रेट से जुड़ते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि एंजाइम में रिएक्शन के पश्चात कोई भी चेंजेस नहीं आते। तो अलग अलग इंडस्ट्री में एंजाइम का उपयोग डिफरेंट प्रोडक्ट के बनाने में किया जाता है, जैसे कि फूड इंडस्ट्री, ड्रग इंडस्ट्री, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो इन सभी अलग अलग इंडस्ट्री में एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद जो प्रोडक्ट के बाद जो चीज़ें बचती हैं वो सभी डिस्कार्ड हो जाती हैं, यानी कि रद्द हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो यदि एंजाइम का इमोबिलाइजेशन किया हो तो फ्यूचर में ये दोबारा यूज़ किया जा सकता है। तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्या होता है? एंजाइम इमोबिलाइजेशन में बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ कन्फाइनिंग द एंजाइम मॉलिक्यूल टू ए सॉलिड सपोर्ट ओवर विच सबस्ट्रेट इज पास्ड एंड कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन में हम करते क्या है कि एंजाइम को किसी सॉलिड सपोर्ट के साथ बाइंड कर देते हैं। और ये जो सॉलिड सपोर्ट होता है वो इनर्ट होता है, ताकि वो एंजाइम के साथ कोई रिएक्शन न कर सके, बस ये केवल एंजाइम के साथ जुड़ सके। और इसके बाद क्या होता है? ओवर विच ए सबस्ट्रेट इज पास्ड एंड कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। और जो सबस्ट्रेट होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और फाइनली इसका बेनिफिट क्या होता है कि हम एंजाइम को अगेन यूज़ कर सकते हैं अगले स्टेप में। तो आइए समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो ये एंजाइम है और इसे सॉलिड सपोर्ट के साथ जोड़ा हुआ है। अब इसके साथ कोई आकर सबस्ट्रेट जब रिएक्ट करता है तो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनता है, यानी कि जो सबस्ट्रेट होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनली जो एंजाइम होगा अगेन यूज़ होगा फॉर द फ्यूचर यूज़। तो यहाँ पर इमोबिलाइजेशन का मतलब क्या है? मतलब कि ऐसे एंजाइम जो मूव न कर सके, यानी कि एंजाइम के मूवमेंट को रोक दिया जाए। तो इन्हें रोका कैसे जाए, यानी कि इन्हें इमोबिलाइज कैसे किया जाए? तो इसके लिए इन्हें क्या कहते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि इन्हें इनर्ट सॉलिड सपोर्ट से बाइंड कर दिया जाता है, यानी कि जोड़ दिया जाता है। और जिस सॉलिड सपोर्ट से जोड़ते हैं उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो इस प्रोसीजर में होता क्या है कि जो एंजाइम होता है वो डायरेक्ट सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में नहीं आता, ये सॉलिड सपोर्ट के साथ सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में जाता है, सबस्ट्रेट से रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट बनाता है। और रिएक्शन के बाद इसे हम आसानी से अलग कर पाते हैं और फर्दर दोबारा हम इसको फ्यूचर में यूज़ कर पाते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन होता क्या है। तो आइए समझते हैं कि एंजाइम को इमोबिलाइज करना ज़रूरी क्यों है। तो एंजाइम को इमोबिलाइज करना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो डिग्रेड ना हो, यानी कि ख़त्म ना हो और डीएक्टिवेट ना हो। तो इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि हम एंजाइम को रीयूज़ कर पाते हैं फॉर मेनी रिएक्शन साइकिल। और इससे होता क्या है कि जो कॉस्ट होता है एंजाइम का वो कम हो जाता है। तो इसका सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है कि हम किसी भी रिएक्शन को आसानी से स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एंजाइम होता है वो मूव नहीं करता, इसलिए किसी भी रिएक्शन को हम कभी भी रोक सकते हैं। इसके अलावा जो इमोबिलाइज एंजाइम होता है उसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है, इसको हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं प्रोडक्ट से। और इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है कि जो प्रोडक्ट होते हैं वो कंटामिनेटेड नहीं होते, यानी कि दूषित नहीं होते एंजाइम से, क्योंकि इसमें एंजाइम को क्या करते हैं हम आसानी से प्रोडक्ट के द्वारा अलग कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट के साथ एंजाइम का जुड़ना संभव नहीं होता। अब बात करते हैं कि एंजाइम के साथ जो हम सॉलिड सपोर्ट जोड़ते हैं जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। यहाँ पे बस मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में समझा दूँ। तो जैसे कुछ इनऑर्गेनिक होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक होते हैं और कुछ ऑर्गेनिक सिंथेटिक कैरियर होते हैं। तो इनऑर्गेनिक कैरियर में ले तो एग्जांपल के रूप में सिलिका है, पोरस ग्लास है, मिनरल मटेरियल्स है जैसे कि क्ले है, इनका यूज़ करते हैं। वही बात करें हम ऑर्गेनिक नेचुरल कैरियर की, तो इसमें हम सेलुलोज के डेरिवेट्स ले सकते हैं या फिर हम पॉलीसेक्राइड ले सकते हैं। पॉलीसेक्राइड के रूप में एग्रोज, स्टार्च, इनका यूज़ कर सकते हैं। डेक्स्ट्रॉन यूज़ कर सकते हैं। वही बात करें हम ऑर्गेनिक सिंथेटिक कैरियर की, तो इसके रूप में हम सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, जैसे कि पॉलीस्टायरीन है, एरीसाइक्लिक पॉलीमर है। तो इनका यूज़ हम कर सकते हैं मैट्रिक्स के
रूप में। तो अगर आपसे कोई भी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल पूछा जाता है एंजाइम इमोबिलाइजेशन के लिए, तो आप इनमें से किसी एक का एग्जाम्पल दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एंजाइम इमोबिलाइजेशन के डिफरेंट मेथड कौन से हैं, मतलब किन तरीकों से हम एंजाइम को इमोबिलाइज कर सकते हैं। तो इसका दो मेथड है, फर्स्ट है फिजिकल मेथड और सेकंड है केमिकल मेथड। तो फिजिकल में थ्री मेथड है, फर्स्ट है एडजॉर्प्शन, सेकंड है इंट्रैपमेंट और थर्ड है इनकैप्सुलेशन। केमिकल मेथड में आता है कोवेलेंट बॉन्डिंग, सेकंड है सपोर्ट और थर्ड है क्रॉस लिंकिंग। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल में, पहला है एडजॉर्प्शन का। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन नहीं है, एडजॉर्प्शन है। तो एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, अटैचमेंट एट द आउटर सरफेस, यानी कि कोई भी चीज़ वो क्या होता है किसी के सरफेस पे जुड़ता है, सरफेस के अंदर जाता नहीं है। तो इस केस में क्या होता है कि जो एंजाइम होता है वह मैट्रिक्स के केवल सरफेस से जुड़ा होता है। तो इस प्रोसीजर में जो हम मैट्रिक्स लेते हैं, यानी कि जो कैरियर लेते हैं, वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकता है। और इसमें एंजाइम और मैट्रिक्स के बीच बहुत ही वीक इंटरेक्शन होता है, लाइक वंडरवाल्स होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं, आपको एंजाइम और मैट्रिक्स दिखाई दे रहा होगा। तो एंजाइम के रूप में हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं इन्वर्टेज, और मैट्रिक्स के रूप में हम सिलिका, सेलुलोज, इन सबों का यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं अगले मेथड की ओर। अगला मेथड है इंट्रैपमेंट। तो इस मेथड में जो एंजाइम है इसको सपोर्ट के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं करते। इसमें क्या करते हैं, जो एंजाइम है इसे हम मैट्रिक्स के अंदर कैद कर लेते हैं। तो इसमें जो मैट्रिक्स होता है वो चाहे तो जेल का हो सकता है या फिर फाइबर का हो सकता है, जैसे कि पॉली एक्रिल एमाइड जेल या फिर सेलुलोज। तो जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं कि जो फिगर में आपको एंजाइम दिख रहा है वो अंदर ट्रैप किया हुआ है, यानी कि कैद किया हुआ है। तो फर्स्ट डायग्राम में आपको मैट्रिक्स के अंदर दिख रहा है एंजाइम, और सेकंड डायग्राम में आपको ड्रॉपलेट के अंदर एंजाइम दिख रहा है। तो इस मेथड का यूज़ इसलिए करते हैं कि इसमें जो प्रोटीन कंटेंट है वो रिटेन हो सके और जो सबस्ट्रेट है वो ईजिली पिनिट्रेट कर सके। तो ये जो इंट्रैपमेंट है ये दो तरह का होता है, फर्स्ट है लैक्टिक और दूसरा है माइक्रो कैप्सूल टाइप। तो बात करते हैं लैटिक टाइप इंट्रैपमेंट की। इट इन्वॉल्व ट्रैपिंग एंजाइम विद इन द इंटरस्टिशियल स्पेस ऑफ क्रॉस लिंक्ड वाटर इनसॉल्युबल पॉलीमर। तो इसमें करते क्या है, जो एंजाइम है उसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस जो कि वाटर इनसॉल्युबल पॉलीमर का बना है उसके बीच में इंटरैप्ट करते हैं। तो इस केस में जनरली जो सिंथेटिक पॉलीमर है, जैसे कि पॉलीएमाइड है, पॉलीवाइनिल अल्कोहल है, और इसके अलावा जो नेचुरल पॉलीमर स्टार्च है इसका यूज़ करते हैं। अगला जो मेथड है वो है माइक्रो कैप्सूल टाइप इंट्रैपमेंट। इसे हम इनकैप्सुलेशन भी कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स इनक्लोजिंग द एंजाइम विद इन सेमी परमेएबल पॉलीमर मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या करते हैं, हम एंजाइम को एक सेमी परमेएबल पॉली मेम्ब्रेन के अंदर ट्रैप करते हैं, यानी कि कैद करते हैं। तो इसमें जनरली हम सेमी परमेएबल कोलाइड्स या फिर नायलॉन मेम्ब्रेन का यूज़ करते हैं। तो अभी तक हमने एंजाइम इमोबिलाइजेशन के फिजिकल मेथड को देखा, जिसमें कि हमने एडजॉर्प्शन और इंट्रैपमेंट के बारे में जाना। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल मेथड की, जिसमें कि हम कोवैलेंट अटैचमेंट और क्रॉस लिंकिंग मेथड को जानेंगे। तो आइए बात करते हैं हम केमिकल मेथड की। तो केमिकल मेथड में सबसे पहले आता है कोवैलेंट बाइंडिंग। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि जब दो अलग अलग एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तो उसे हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस केस में क्या होता है, जो एंजाइम होते हैं वह वाटर इनसॉल्युबल कैरियर के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं। तो इस बाइंडिंग में देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एमिनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, सल्फाइड्रिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इमीडेजोल ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप, थायोल ग्रुप, ये सभी इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि कैसे एंजाइम कैरियर के साथ या फिर मैट्रिक के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रॉस लिंकिंग की। क्रॉस लिंकिंग इन्वॉल्व्स इंटरमॉलिक्यूलर क्रॉस लिंकिंग ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सॉलिड सपोर्ट। तो इस केस में क्या होता है कि जो एंजाइम होते हैं आपस में क्रॉस लिंकिंग बनाते हैं। इस केस में सॉलिड हो या फिर ना हो, एंजाइम खुद ही आपस में जुड़कर क्रॉस लिंक बनाकर इमोबिलाइज हो जाते हैं, और ये जनरली थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। The method produces a three-dimensional cross-linked enzyme aggregate which are insoluble in water by means of a multifunctional region that links covalently to the enzyme molecule। तो यहाँ पर नीचे फिगर में आप क्रॉस लिंकिंग देख सकते हैं कि कैसे एंजाइम आपस में क्या कर रहे हैं कि क्रॉस लिंकिंग के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
तो यहाँ पर एंजाइम इमोबिलाइजेशन का ओवरऑल व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एडजॉर्प्शन, फिर कोवैलेंट है, फिर इनकैप्सुलेशन है, इंट्रैपमेंट है और क्रॉस लिंकिंग है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आप आज के इस वीडियो का नोट्स पीडीएफ के रूप में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सअप करें, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।